नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बुक लवर्स हिंदी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने न केवल भारतीय उद्योग जगत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने परोपकारी कामों से भी लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ और इस अवसर पर हमें उनके जीवन और कार्यों को याद करने का एक महत्वपूर्ण मौका मिला है। उनका अंतिम भाषण, जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम वर्षों को समाज सेवा में समर्पित करने की बात कही, आज भी हमारे मन में गूंजता है। उन्होंने कहा था, मैं अपने अंतिम वर्षों को उन कार्यों के लिए समर्पित करना चाहता हूं जो समाज को बेहतर बनाते हैं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमें सिखाता है कि कैसे चुनौतियों का सामना करके हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से और उनके अद्भुत करियर और उनकी स्थायी विरासत के बारे में जानते हैं। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग और व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। उनका जीवन, उनका करियर और उनका दृष्टिकोण सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं, उनके शुरुआती जीवन, शिक्षा, टाटा समूह में योगदान, उनके नेतृत्व की शैली, चुनौतियां, विवाद और सोशल सर्विस से बनी उनकी विरासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा ने उनके भविष्य को आकार दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रमुख पारसी परिवार में हुआ था। उनके परिवार की जड़ें जमशेद जी टाटा से जुड़ी थी, जिन्होंने भारत के औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति शुरू की थी। लेकिन रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। ये एक कठिन दौर था, लेकिन उनके नाना जमशेद जी टाटा ने उन्हें प्रेरित किया और उनके जीवन में स्थिरता लाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके अमेरिकी अनुभव ने उनके जीवन को नए दृष्टिकोण दिया और उन्हें आधुनिकता और नवाचार का महत्व सिखाया। कॉर्नेल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ये सीखा कि कैसे वास्तुकला और संरचना का तालमेल एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। टाटा समूह में करियर। कॉर्नेल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होने का निर्णय लिया। 1962 में उन्होंने एक साधारण प्रबंधन ट्रेनी के रूप में शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्लू कॉलर काम से की, जहां उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में कार्य किया। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें उद्योग के ज़मीनी स्तर को समझने में मदद की और एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित किया। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये वो समय था जब भारत आर्थिक सुधारों की राह पर था और टाटा समूह को वैश्विक प्रतियोगिता के बीच खुद को स्थापित करना था। रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शी सोच और नवीन नीतियों से टाटा समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे जैगुआर लैंड रोवर और तेतली चाय। टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, रतन टाटा के दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। हालांकि ये परियोजना व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसका उद्देश्य था कि भारत में हर परिवार के पास एक निजी वाहन हो सके। चुनौतियां और विवाद। रतन टाटा का करियर चुनौतियों और विवादों से भी भरा रहा। टाटा नैनो की लॉन्चिंग एक बड़ा कदम था, लेकिन इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कुछ कठिनाइयां आईं, जिसके कारण ये परियोजना अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसके बावजूद रतन टाटा ने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा और समाज के लिए अपने योगदान को जारी रखा। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण विवाद साइरस मिस्त्री के साथ जुड़ा था। 2012 में रतन टाटा ने अपने पद से रिटायरमेंट ली और साइरस मिस्त्री को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ समय बाद मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया गया, जिससे टाटा समूह के भीतर और बाहर कई विवाद उठे। रतन टाटा ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रखी, लेकिन ये घटना उनके नेतृत्व के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण को प्रभावित कर गई। नेतृत्व शैली और परोपकार। रतन टाटा की नेतृत्व शैली हमेशा से नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित रही है।
वो केवल आर्थिक लाभ को नहीं देखते बल्कि समाज की भलाई को भी उतना ही अहमियत देते हैं। उनके नेतृत्व के दौरान टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की बल्कि कई सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में भी योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि एक अच्छा उद्योगपति वो है जो समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद करता है। उनकी ये सोच उनके सभी निर्णयों में झलकती है। रिटायरमेंट और विरासत। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी समूह पर छाई हुई है। उन्होंने टाटा समूह को न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रमुख स्थान पर पहुंचाया। उनकी स्थायी विरासत में न केवल टाटा की व्यावसायिक सफलताएं हैं बल्कि उनके सामाजिक और परोपकारी योगदान भी शामिल हैं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनके नेतृत्व ने ये सिखाया है कि एक सफल व्यवसायी बनने के लिए केवल मुनाफा नहीं बल्कि समाज की भलाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। उनके योगदान, उनकी दृष्टि और उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय उद्योग का एक महान नेता बना दिया है। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन और करियर ये साबित करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल्यों के प्रति सच्चा है और समाज की भलाई के लिए काम करता है तो वो न केवल एक सफल नेता बन सकता है बल्कि एक स्थायी विरासत भी छोड़ सकता है। उनकी नेतृत्व शैली ने यह सिद्ध किया है कि नैतिकता, विनम्रता और सामाजिक जिम्मेदारी किसी भी व्यावसायिक सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही उन्होंने समाज की भलाई के लिए अनेकों पहल की जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाना था। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल व्यावसायिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। तो ये थी रतन टाटा के जीवन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।